मॉडर्न फिजिक्स, ड्यूअल नेचर, मैटर, एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, जो लास्ट के चैप्टर्स हैं, एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियर, वो करा सकता हूँ। या अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक डाउट है आप बता देना, वो भी मैं करा सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बट वील डू पोलराइजेशन। हाँ, लेट्स डू फर्स्ट ऑफ ऑल पोलराइजेशन। सी ना, पोलराइजेशन क्या रहता है वो तो आपको याद होगा। जब भी कोई लाइट की वेव होती है, इफ आई टॉक अबाउट लाइट, लाइट की बात करें, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है लाइट, इसमें इन वन डायरेक्शन देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। सर हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है। अब किसी और कोई और स्टूडेंट बता, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है। आई थिंक आ रहा है आवाज तो। ठीक है, आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम होगा, एक बार चेक करो कनेक्शन से। सो ई इलेक्ट्रिक फील्ड और ये बी मैग्नेटिक फील्ड है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो, अगर ये जो लाइट है इसमें जो ई है, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये ई अलग अलग डायरेक्शंस में अवेलेबल है, मतलब सपोज यहाँ पे लाइट आ रही है, लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मतलब बहुत सारी लाइट की वेव्स आ रही हैं, देयर आर मेनी लाइट वेव्स कमिंग। एक पर्टिकुलर लाइट वेव में ई इस तरफ है, दूसरे पर्टिकुलर लाइट में ई इस तरफ है, तीसरे पर्टिकुलर लाइट वेव में ई इस तरफ है। सो सपोज बहुत सारी लाइट वेव्स एक साथ आ रही हैं और सब में ई का डायरेक्शन अगर रैंडमली ओरिएंटेड है, किसमें वर्टिकल है, किसी में हॉरिजॉन्टल है, मतलब बहुत सारे पॉसिबल ई के डायरेक्शंस हैं। So such light is known as unpolarized light. Such light is called as unpolarized light. Unpolarized light वो है जिसमें E is present in the different directions. ठीक है, ये सब मैं थोड़ा फाउंडेशन ही बता रहा हूँ, आपको ये पता होगा ऑलरेडी। Now I think अभी आवाज थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, ठीक है, अगर आवाज में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आए तो आप बता सकते हो। ठीक है, ना लिसन। सो अगर लाइट, एक लाइट आ रही है, लाइट की बीम आ रही है, लाइट की बीम में, तो लाइट का बीम आ रहा है, उसमें बहुत सारी वेव्स प्रेजेंट होती हैं। अगर बहुत सारी वेव्स लाइट की प्रेजेंट है, किसी वेव में ई अलग डायरेक्शन में है, किसी दूसरे वेव में ई अलग डायरेक्शन में, ई के अगर वेरियस डायरेक्शंस हैं एक ही बीम के अंदर, सच वेव इज, सच लाइट इज नोन एज अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, जब ये अनपोलराइज्ड लाइट एक पर्टिकुलर क्रिस्टल से पास होती है, तो ये जो अलग अलग डायरेक्शंस में ई प्रेजेंट है, इसमें सिर्फ एक ई को अलाउ किया जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ई को अलाउ किया जाता है, बाकी पर्टिकुलर डायरेक्शंस में जो ई है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। ओनली ई इज अलाउड इन द वन डायरेक्शन, अदर डायरेक्शंस आर ब्लॉक्ड। सो आफ्टर पासिंग थ्रू दिस क्रिस्टल, द ई विल बी नाउ इन ओनली वन प्लेन, ई विल बी इन ओनली वन डायरेक्शन। सो सच लाइट इन विच ई लाइज इन ओनली वन डायरेक्शन, ई एक ही डायरेक्शन में है, such light is called as polarized light. ये तो बेसिक चीज आपको पता होगा ये, right? Such light in which electric field lies in only one direction, it is called as polarized light. ठीक है, ये तो बेसिक है। ठीक है, अब मैं कुछ मेन पॉइंट्स बता देता हूँ पोलराइजेशन के बारे में। सबसे पहले एक चीज याद रखो कि ओनली ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स में पोलराइजेशन होता है। ठीक है, लॉन्जिटूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। ट्रांसवर्स वेव्स आपको पता है ना, लॉन्जिटूडनल वेव्स आर दोस व्हिच कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रैरेफैक्शन। तो लॉन्जिटूडनल वेव्स में पोलराइजेशन नहीं होता है, ओनली ट्रांसवर्स वेव्स कैन डू पोलराइजेशन, सिर्फ उनका पोलराइजेशन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट एक बता देता हूँ, मैं सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ, जो जो भी काम किए हैं इनको थोड़ा ध्यान में रखो, और कोई न्यू पॉइंट है तो प्लीज नोट कर लेना। ठीक है, सी समझ, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शंस में प्रेजेंट है, ऐसे ये अलग अलग डायरेक्शंस में प्रेजेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो सच लाइट इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट।
ठीक है, कुछ पर्टिकुलर क्रिस्टल्स होते हैं, इन क्रिस्टल्स को मैं बोलूंगा पोलराइजर। पोलराइजर पोलराइजर से पास होने के बाद, मैंने अभी बताया था, पोलराइजर से पास होने के बाद लाइट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रहेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ओनली इन वन डायरेक्शन। ये देखिए, ठीक है, बाकी सपोज डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, ये है। अब ध्यान से देखो, इफ आई ड्रॉ वन प्लेन, अगर मैं ऐसा एक इमेजिनरी प्लेन बनाऊं, इट्स दैट प्लेन जिसमें ये ई लाई कर रहा है, ये वो प्लेन है जिसमें ई लाई कर रहा है। So, इस प्लेन को बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। याद रखना ये चीज, जिस प्लेन में ई लाई करता है, इट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ओके, नाउ इफ आई ड्रॉ अनदर प्लेन, एक मैं और प्लेन बनाऊं लाइक दिस, ये देखो, ये देखिए मैंने एक और प्लेन बनाया, ये वाला। अगर मैं एक दूसरा प्लेन बनाऊं विच इज परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, उस प्लेन को बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एक प्लेन है जो परपेंडिकुलर होता है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन पे। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या है? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज दैट प्लेन जिसमें ई वेक्टर लाई करता है इन केस ऑफ पोलराइज्ड लाइट। सो दो प्लेन्स होते हैं स्टूडेंट, एक होता है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और एक होता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री इज द एंगल बिटवीन दोस टू प्लेन्स। ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखना। सो द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, सी अभी मैंने आपको बताया कि जब लाइट कुछ क्रिस्टल से पास होती है तो लाइट पोलराइज हो जाती है, तो सच क्रिस्टल्स आर नोन एज पोलराइजर। लाइट जब कुछ क्रिस्टल से पास होती है तो लाइट पोलराइज हो जाती है, तो क्रिस्टल्स आर नोन एज पोलराइजर्स। बराबर। सी आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं ऐसे क्रिस्टल्स के जो पोलराइजर है। यू शुड नो विच आर द क्रिस्टल्स दैट आर पोलराइजर। एक क्रिस्टल आपने सुना होगा टॉर्मलिन। टॉर्मलिन एक ऐसा क्रिस्टल है जो पोलराइजर है। दूसरा एक है कैल्साइट, शायद आपने ये नाम सुने होंगे। दूसरा एक है निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म, ये नाम एटलीस्ट पता होने चाहिए कि कौन सा पोलराइजर है कौन सा नहीं है। निकोल प्रिज्म। इसके बाद चौथा एक और बता रहा हूं, आयोडो सल्फेट ऑफ क्विनाइन। आयोडो सल्फेट ऑफ क्विनाइन, ये शायद आपने नाम सुने होंगे, टेक्स्ट बुक में होते हैं। ये चारों जो मैंने चीजें लिखी है ना, दे आर द, यू कैन से दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच कैन पोलराइज अ लाइट। ये सारे लाइट को पोलराइज कर सकते हैं। एटलीस्ट यू शुड नो दीज नेम्स। ठीक है, पोलराइजेशन कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। सिंपली याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही प्लेन में आ जाती है, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं कवर कर रहा हूं, इट इज कॉल्ड मैलस लॉ। मैलस लॉ, स्पेशली नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, आता भी है। एवरी ईयर एक क्वेश्चन तो शायद मैलस लॉ पे आता ही है। नॉट कंपल्सरी बट अल्टरनेट ईयर्स पे या कभी ना कभी आता ही है, यूजुअली आते रहता है मैलस लॉ। ठीक है, मैलस लॉ पहले मैं लॉ बता देता हूं एंड देन आई विल प्रूव आल्सो। सी imagine that we are having, suppose we are having unpolarized light। अनपोलराइज्ड लाइट है हमारे पास, यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट है। सो ई जो है वो अलग अलग प्लेन्स में होगा ना। द ई विल बी इन वर्टिकल प्लेन, ई विल बी इन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑल्सो, और ई ऐसे प्लेन में भी होगा विच इज नीदर वर्टिकल नॉर हॉरिजॉन्टल। ये देखो ई अलग अलग डायरेक्शंस में है, अनपोलराइज्ड लाइट। सपोज यहाँ पे मैंने एक क्रिस्टल रख दिया, दिस आई एम कॉलिंग पोलराइजर, इसको बोल रहा हूँ पोलराइजर। इसमें से लाइट पास हुआ। ठीक है, अगर ये जो लाइट इंसिडेंट है, सपोज दिस लाइट विच इज इंसिडेंट, इसका इंटेंसिटी है आई नॉट। आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ दिस इंसिडेंट लाइट।
सो ऐसा देखा जाता है कि पोलराइजर से पास होने के बाद इंटेंसिटी बिकम आई नॉट बाय 2, लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, ये भी मैं समझा दूंगा, पर इंटेंसिटी बिकम आई नॉट बाय 2। अब ये इंटेंसिटी जो है लाइट ऑफ दिस इंटेंसिटी इट इज फॉलिंग ऑन अनदर क्रिस्टल, दूसरे क्रिस्टल पे गिर रही है। दूसरे क्रिस्टल को बोलते हैं एनालाइजर। एनालाइजर ये भी सुना होगा आपने, टेक्स्ट बुक वगैरह में है ये सब। यहां से पास होने के बाद लाइट फाइनली एमर्ज होती है। द इंटेंसिटी ऑफ एमर्जिंग लाइट, इफ आई राइट, ये जो फाइनली लाइट एमर्ज हो रही है, इफ आई राइट इंटेंसिटी ऑफ दिस एमर्जेंट लाइट, इट इज इक्वल टू, लेट मी चेक आप लोग को कितना आता है। किसी को मेलस लॉ जिनको आता है, लगता है हाँ सर मेलस लॉ तो मैंने पढ़ा है। किसी को पता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ दिस एमर्जिंग लाइट? एनीबॉडी? और माइक ऑन करके बता सकते हो जिनको लगता है मेलस लॉ तो हमने किया है। एनीबॉडी? निनाद मोलिक, माइक ऑन किया है आपने, बताओ आंसर अभी। निनाद माइक ऑन किया ना तुमने, बताओ आंसर। अपना हाथ थोड़ा कंट्रोल में रखो, माइक पे बार बार नहीं जाना चाहिए। स्टूडेंट किसी को भी आता है तो आप माइक ऑन करके बता सकते हो। अगर आपने मेलस लॉ ऑलरेडी पढ़ रखा है तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ दिस एमर्जिंग लाइट? ठीक है, कोई आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। द इंटेंसिटी ऑफ एमर्जिंग लाइट, जो यहां से लाइट एमर्ज होगी ना, इसका इंटेंसिटी होता है आई नॉट बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैं प्रूफ करके दे दूंगा आपको, डोंट वरी। इंटेंसिटी होता है आई नॉट बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये थीटा दिख रही है, थीटा इज एंगल बिटवीन ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ दिस क्रिस्टल एंड ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ दिस क्रिस्टल। दोनों क्रिस्टल है ना, हर क्रिस्टल में एक ऑप्टिकल एक्सिस होती है। अगर ऑप्टिकल एक्सिस वर्टिकल है so only vertical electric field is passed. हर क्रिस्टल की अपनी एक एक्सिस होती है which is called optical axis. So theta is the angle between the optical axis of these two crystals. ये जो दोनों क्रिस्टल है, पोलराइजर एनालाइजर, इनकी ऑप्टिक एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। And I naught by 2 where this I naught is the intensity of incident light. स्टूडेंट ये मेलस लॉ है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार। फॉर्मूला नोट कर लो एंड देन आई विल गिव यू प्रूफ आल्सो। कैसे प्रूफ करना है बताता हूं मैं, ठीक है? कुछ नोट करना तो पहले नोट कर लो, देन आई विल गिव यू प्रूफ। ओके, सो आई होप लिख लिया आप लोग ने। चलिए मैं भी इसका प्रूफ बताता हूँ। प्रूफ भी आपको पता होना चाहिए कैसे कर रहा है, थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए कैसे ये आया। सी हियर, सपोज यहाँ पे एक अनपोलराइज्ड लाइट है, आई एम राइटिंग अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट में क्या होता है, इन दिस डायरेक्शन सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वर्टिकल डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और भी अलग अलग डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। सपोज जो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे डायरेक्शंस में है, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, इसको मैंने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डायरेक्शन में है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व कर दिया इनटू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है? सो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को रिजॉल्व करो इनटू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब अप्रोक्सीमेटली हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि जितना वर्टिकल कंपोनेंट होता है उतना ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ऑलमोस्ट दोनों कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं, ठीक है? अब इसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ईवी और EH दोनों इक्वल होते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो एम्पलीट्यूड होगा
एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, इस ध्यान में रखो। एम्पलीट्यूड मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर विल गिव यू एम्पलीट्यूड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एम्पलीट्यूड, लाइक ये दोनों है। सपोज अभी ये एक फर्स्ट क्रिस्टल मैंने रखा, फर्स्ट क्रिस्टल इज नोन एज पोलराइजर। जब इसमें से लाइट पास हुआ, ध्यान से देखो, ये सपोज इसकी ऑप्टिक एक्सिस है, ऑप्टिकल एक्सिस। तो आपको ऑप्टिकल एक्सिस कैसे दिख रही है, वर्टिकल दिख रही है। सो क्या होगा, ओनली वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पास्ड, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ब्लॉक हो जाएगी। यहां से पास होने के बाद सपोज सिर्फ ये रहेगा, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम जीरो। ये तो आपको पता है, पोलराइजर यही करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करेगा, दूसरे डायरेक्शन में जो है उसको ब्लॉक करेगा। तो एक बात है, यहाँ पे मैंने बताया था कि ईवी और ईएच ऑलमोस्ट इक्वल है, मतलब दोनों इक्वल है। इसमें से आधा पूरा ब्लॉक हो गया, ईएच गॉट ब्लॉक्ड, सिर्फ ईवी है। इसलिए क्या होगा, हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी 50% हो गया ना, एनर्जी गॉट 50%। इसलिए क्या होता है, अगर इसका इंटेंसिटी आई नॉट है, इधर सिर्फ हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इंटेंसिटी बिकम आई नॉट बाय 2। इंटेंसिटी आई नॉट बाय 2 हो गया, क्योंकि ईएच पूरा गुम हो गया, सिर्फ ईवी पास हो रहा है, तो मतलब आधा इलेक्ट्रिक फील्ड गुम हो गया, सिर्फ आधा इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो इंटेंसिटी बिकम हाफ आई नॉट बाय 2। अब सपोज ये दूसरा क्रिस्टल आपने रखा है लाइक दिस, ये इसकी ऑप्टिक एक्सिस है। ठीक है, ये हमने दूसरा क्रिस्टल रखा है, ये इसकी ऑप्टिक एक्सिस, ये डॉटेड लाइन। सपोज हियर इज योर आईज, ये आपकी देखो आईज है। तो इस आईज से जब आप ये दोनों क्रिस्टल्स को देखोगे ना, ठीक है, तो दोनों क्रिस्टल की ऑप्टिक एक्सिस आपको कैसे दिखेगी। सपोज दिस इज ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द फर्स्ट क्रिस्टल एंड दिस इज द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ सेकेंड क्रिस्टल, ऐसे दिखेगी दोनों, और दोनों के बीच में ये एंगल है थीटा। ठीक है, अब देखो ये जो ऑप्टिक एक्सिस है, इसमें से ये जो क्रिस्टल है, इसमें से जो सिर्फ पास हुआ, कौन सा कंपोनेंट पास हुआ, ईवी पास हुआ। अब ये ईवी जो है वो कहां पे गिरेगा, दिस ईवी मतलब वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल फॉल ऑन द सेकेंड क्रिस्टल। सो कुछ ऐसा दिखेगा स्टूडेंट्स, ये देखो ये ईवी है, इट इज कमिंग आउट ऑफ द फर्स्ट क्रिस्टल एंड नाउ इट इज इंसिडेंट ऑन द सेकेंड क्रिस्टल, ईवी है। अब क्या करो, ये जो ईवी है, इट्स मतलब इलेक्ट्रिक, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ईवी। ईवी को आप रिजॉल्व करो दो कंपोनेंट्स में, रिजॉल्व ईवी इनटू टू कंपोनेंट्स। सो एक कंपोनेंट रहेगा, एक कंपोनेंट हम लोग इस डायरेक्शन में बनाएंगे और दूसरा कंपोनेंट ऐसे। See, these are the two components of EV. So इधर थीटा है ना, so this component will be EV cos theta and this component will be EV sin theta. ठीक है, जैसे देखो मैंने यहाँ पे सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को रिजॉल्व किया था दो कंपोनेंट्स में, E वर्टिकल एंड E हॉरिजॉन्टल। यहाँ से सिर्फ E वर्टिकल पास हुआ था, याद है। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को दो पार्ट्स में रिजॉल्व किया। ये है EV cos theta which is along this axis, और एक है EV sin theta which is perpendicular to the second axis। आप में से कोई बता सकता है क्या कि EV cos theta, EV sin theta कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड एक्सिस से भी पास होगा, which electric field will pass through the second crystal, EV cos theta पास होगा कि EV sin theta पास होगा, anybody? सेकेंड क्रिस्टल से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, EV cos क्या EV sin, कौन सा पास होगा कौन सा ब्लॉक होगा, एनीबॉडी? फर्स्ट क्रिस्टल से ध्यान से देखो, फर्स्ट क्रिस्टल ईवी से, कॉस थी, हाँ बोलो बोलो, ईवी कॉस थी तो शायद पास होगा। नाम क्या है आपका? विष्णु। विष्णु। विष्णु बोल रहा है कि EV cos theta पास होगा। यस यू आर करेक्ट विष्णु। अगर कोई भी स्टूडेंट थोड़ा भी ध्यान से सुनेगा तो उसको आंसर आना चाहिए, इतना इजी होता है ये सब। सी डेफिनेटली EV cos theta पास होगा बिकॉज इट इज अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस। दूसरा जो है EV sin theta वो ब्लॉक हो जाएगा बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर ऑन द ऑप्टिक एक्सिस। सेकेंड क्रिस्टल से EV cos theta पास होगा,
नॉट ईवी साइन थीटा। देखो जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ, दिस वाज वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वाज हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे ऑप्टिक एक्सिस मैंने वर्टिकल बनाई है, तो सिर्फ वर्टिकल पास हो गया, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक हो गया। सेम वे यहाँ से ईवी कॉस थीटा पास होगा। रिमेंबर द लाइट विच इज कमिंग आउट ऑफ सेकेंड क्रिस्टल, उसका कौन सा कंपोनेंट पास होगा? ईवी कॉस थीटा। अब सुनो ध्यान से, पहले ईवी ईएच दोनों प्रेजेंट थे, फर्स्ट क्रिस्टल से पास होने के बाद सिर्फ क्या बचा? ईवी बचा। ये ईवी, ईवी का, ईवी को आप एम्पलीट्यूड की तरह ले लो। थिंक ईवी इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। जो ईवी है इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ये फॉर्मूला आपको पता है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर विल बी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। सॉरी, ओके, प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करके सपोज मैं कुछ कांस्टेंट डालूं तो k इनटू एम्पलीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू इंटेंसिटी। यहाँ पे आप क्या करो, ये जो लाइट है ना, ये लाइट, इसका एम्पलीट्यूड मैं ईवी ले सकता हूँ। सब ये जो लाइट है इसका एम्पलीट्यूड है ईवी, सो ईवी स्क्वायर करो इनटू k, इट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ दिस लाइट। लेकिन मैंने कहा था इसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, देखो आई नॉट बाय 2 होती है, सो इंटेंसिटी इज आई नॉट बाय 2। ये देखो ये आई नॉट बाय 2 की वैल्यू है, k ईवी स्क्वायर। अब देखो यहां से जो लाइट बाहर आती है, सेकेंड क्रिस्टल से जो लाइट बाहर आ रही है, सेकेंड क्रिस्टल से जो लाइट बाहर आएगी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचेगा? खाली ईवी कॉस थीटा बचेगा ना। व्हाट्स द फाइनली एमर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड? ईवी कॉस थीटा। इसको आप एम्पलीट्यूड की तरह ट्रीट करो। थिंक दिस इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव कमिंग आउट। ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करो इनटू k, दिस विल गिव यू इंटेंसिटी ऑफ एमर्जिंग लाइट। जो लाइट एमर्ज होगी, जो बाहर आएगी, उसकी इंटेंसिटी होगी k इंटू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। एम्पलीट्यूड ये है ईवी कॉस थीटा, ठीक है। देखो अभी ये k ईवी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने स्क्वायरिंग कर दिया। सी, सो यहाँ पे देखो k ईवी स्क्वायर यहाँ पर है ना, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ k ईवी स्क्वायर? द वैल्यू ऑफ k ईवी स्क्वायर इज आई नॉट बाय 2। ये यहाँ पे डाल दो इंटू कॉस स्क्वायर थीटा equal to intensity of emerging light. This proves Malus law. यही Malus law है। देखो आ गया, एम्पलीट्यूड स्क्वायर गिव्स यू इंटेंसिटी। ये तो आपको पता है ऑलरेडी, वेव्स में पढ़ा है ये। तो ये है इंटेंसिटी, सॉरी ये है एम्पलीट्यूड ऑफ द फाइनली एमर्जिंग लाइट। जो सेकेंड क्रिस्टल से लाइट निकलेगी उसका ये एम्पलीट्यूड है, और जो फर्स्ट क्रिस्टल से लाइट निकलेगी उसका एम्पलीट्यूड ये है। बात को समझो, डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। रिमेंबर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑप्टिक एक्सिस के डायरेक्शन में होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाती है, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर ऑन द ऑप्टिक एक्सिस, ये वाली, ये ब्लॉक हो जाएगी, इट विल नॉट बी पास थ्रू द क्रिस्टल। सो आई होप ये क्लियर है। इट इज कॉल्ड मैलस लॉ। गेटिंग? हाँ, चलो एक मैं स्मॉल न्यूमेरिकल करा देता हूं मैलस लॉ के ऊपर। लेट्स डू वन स्मॉल न्यूमेरिकल ऑन इट, ठीक है। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, या राइट इट डाउन प्लीज। न्यूमेरिकल लिखो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ, राइट ऑन न्यूमेरिकल, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ emerging light, what is the percentage of emerging light intensity, okay, emerging light intensity if the two crystals used for polarizing the light, if the two crystal used for polarizing the light are inclined at 45 degree, are inclined at 45 degree, ठीक है। क्वेश्चन लिखा? क्वेश्चन तो सिंपल है, मैं समझा देता हूं खाली। ये एक क्रिस्टल है, ये दूसरा क्रिस्टल है, दोनों की ऑप्टिक एक्सिस के बीच में 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लाइट जो इंटेंस किया है, सपोज इसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाय 2,
जो फाइनल लाइट बाहर आती है उसकी इंटेंसिटी होता है इंटेंसिटी ऑफ एमर्जेंट लाइट, है ना। हमें ये फाइंड करना है कि कितना परसेंट लाइट बाहर आएगा, हाउ मच परसेंट ऑफ लाइट कम्स आउट। पूरा लाइट, ये जो पूरा लाइट है आई नॉट, पूरा का पूरा इंटेंसिटी यहाँ पे बाहर नहीं आएगा, सम लाइट विल बी ब्लॉक्ड बाय द पोलराइजर। तो कितना परसेंट लाइट बाहर आएगा फाइनली वो फाइंड करना है, ठीक है। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम, आप खुद ट्राई करो। यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मच परसेंट ऑफ द लाइट विल कम आउट, ठीक है। कितना परसेंट बाहर आएगा लाइट, एमर्जिंग लाइट कितना होगा, कैसे करेंगे थोड़ा सोचो। एंड इफ एनीबॉडी गेट्स आंसर यू कैन टेल मी। हाँ बोलो। 25%. नहीं, रॉन्ग है। आपको फाइंड करना है कि जितनी इंटेंस इंसिडेंट लाइट है, लेट्स से इंसिडेंट लाइट इज आई नॉट, इसका कितना परसेंट बाहर आएगा। सिंपल है स्टूडेंट, मैलिस लॉ यूज करो। इंटेंसिटी ऑफ एमर्जेंट लाइट इज आई नॉट बाय 2 cos square theta, रिमेंबर। सर 50%। नहीं, रॉन्ग है। अब 2 मिनट यहाँ पे देखो, थीटा कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, 45 डिग्री, इट विल बी cos of 45, cos 45 is 1/√2, इधर 1/√2 आएगा, 1/√2 का स्क्वायर होगा, ये cos स्क्वायर है, देखो 1/√2 का स्क्वायर होगा, इट बिकम 1/2 into I naught by 2। ओके सॉरी स्टूडेंट, जिसने 25% बोला था करेक्ट है, 25%, सॉरी। तो फाइनली इमर्जिंग लाइट इज I naught by 4। अगर 1/4 ऑफ लाइट है, मतलब emerging light is 1/4 of the total light, इसका मतलब 25% ही हुआ ना, करेक्ट है। इसमें काम करो, सब आई नॉट को मैं 100 डाल दूं, इनिशियल लाइट 100 है, इनिशियल इंटेंसिटी 100 by 4, so emergent light will come 25। 100 is the incident light, emerging light is coming 25, मतलब 25%। आंसर इज 25% स्टूडेंट। 25% light will emerge। क्लियर है? ट्वेंटी 25% लाइट विल एमर्ज, ठीक है। इसको बोलते हैं मैलिस लॉ, ठीक है। पोलराइजेशन में यही सब है। पोलराइजेशन में एक लास्ट टॉपिक ये भी है, ब्रूस्टर्स लॉ। ये तो आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, आई डोंट थिंक आई हैव टू एक्सप्लेन दिस ब्रूस्टर लॉ अगेन, टेक्स्ट बुक में आपने किया होगा। ब्रूस्टर लॉ सेज tan ऑफ IP एंगल इक्वल्स टू म्यू। अगर कुछ डिफिकल्टी है ब्रूस्टर लॉ में तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज नो नीड टू डू, ये तो टेक्स्ट बुक लेवल का ही है। तो किसी को अगर ब्रूस्टर लॉ में कंफ्यूजन है या कोई भी टॉपिक में कंफ्यूजन है तो आप बोल सकते हो, माइक ऑन करके सीधा पूछो। अदरवाइज आई एम स्किपिंग ब्रूस्टर लॉ। मैलिस लॉ तक क्लियर करो प्लीज। रिमेंबर दिस इज मैलिस लॉ। मैलिस लॉ और ब्रूस्टर लॉ आपको आता है, ऑलरेडी कराया होगा आपने। इट्स tan ऑफ पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू म्यू, दिस इज ब्रूस्टर लॉ। कुछ भी कंफ्यूजन है ब्रूस्टर लॉ या मैलिस लॉ में तो आप पूछ सकते हो। Is there any confusion or doubt in this polarization topic? तो अभी आप पूछ सकते हो, अदरवाइज ये टॉपिक इतना क्लियर है, अब इससे ज्यादा कुछ करने की नीड नहीं है पोलराइजेशन में। नो डाउट? ब्रूस्टर लॉ में भी कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। So this completes your polarization also. स्टूडेंट जो भी मैंने बातें बताई पोलराइजेशन से रिलेटेड, उसको याद रखो। एक एमसीक्यू आ सकता है पोलराइजेशन पर भी, यू कैन सेव योर मार्क्स इफ यू डू पोलराइजेशन, ठीक है। और कोई डाउट नहीं पूछ रहा है, मतलब इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट अभी मैं जा सकता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे, बट बिफोर आई गो टू नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक में करा रहा हूँ अभी। बिफोर आई गो टू नेक्स्ट टॉपिक, अगर आपको पूरे फिजिक्स में अगर कोई टॉपिक में डाउट है अभी, आप अभी पूछ सकते हो। इज इट एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? कोई ऐसा टॉपिक जो आपने पढ़ा और डाउट आ रहा है पूरे फिजिक्स में कहीं पर भी, यू कैन टेल मी।
इन द एंटायर फिजिक्स कोई अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको आज सीखना है तो माइक ऑन करके सीधा पूछ सकते हो. यू हैव अपॉर्चुनिटी नाउ. ठीक है, कोई डाउट नहीं आ रहा है. लगता है पूरा पढ़ के हो गया, कुछ डाउट नहीं है. या तो कुछ भी नहीं पढ़ा है आज तक. ठीक है, थोड़ा सर्च करो, अगले लेक्चर में भी पूछ सकते हो. टुडे आई एम स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है, बट ये फिजिक्स का जो लास्ट टॉपिक रहता है वो मैं है ये. इट इज मॉडर्न फिजिक्स. लेट्स स्टार्ट विद मॉडर्न फिजिक्स टुडे. मॉडर्न फिजिक्स में आपके इन ऑल 4 चैप्टर्स आते हैं. ठीक है, तो 4 बड़े टॉपिक्स आते हैं. एक टॉपिक आता है मॉडर्न फिजिक्स में ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल एंड वेव्स. देखो, मैं आज पहले सिलेबस बता देता हूं कि मॉडर्न फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए. एक है ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स एंड वेव्स. इसमें वो सब आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके अंडर यही आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. डी ब्रॉगली, ये दोनों टॉपिक्स आते हैं इसमें ड्यूअल नेचर में. उसके बाद आती है एटॉमिक फिजिक्स. ये वो एटम मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियर वाला टॉपिक, एटॉमिक फिजिक्स. एटॉमिक फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है? बोर्स मॉडल, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो लायमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन ब्रैकेट फंड सीरीज, वो सब. इसको बोलते हैं एटॉमिक फिजिक्स. थर्ड इसके बाद आता है न्यूक्लियर फिजिक्स. न्यूक्लियर फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर फिजिक्स भी. न्यूक्लियर फिजिक्स में आता है द कॉम्पोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस का साइज कैसा होता है, हाउ टू फाइंड रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, वो सब. उसके साथ साथ नेक्स्ट आता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस. आपने ऐसा कोई टॉपिक पढ़ा होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी वगैरह सब आता है. इसके साथ साथ रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी मतलब वो रेडियो एक्टिव डीके लॉ, यूरेनियम इज डीकेइंग इनटू हाफ लाइफ, वो सब टॉपिक, डीके, डीके कांस्टेंट, वो सब रेडियो एक्टिविटी. ये सब मिला के न्यूक्लियर फिजिक्स में आता है. और मॉडर्न फिजिक्स में जो लास्ट टॉपिक आता है वो सब है सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर आल्सो कम्स अंडर मॉडर्न फिजिक्स. तो स्टूडेंट ये सारे टॉपिक्स हैं मॉडर्न फिजिक्स में. ठीक है, क्लियर? सो आज से ना थोड़ा सा हम लोग फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बाकी टॉपिक्स कवर करने की ट्राई करेंगे. टुडे विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स एंड वेव्स. ठीक है, कुछ ये सिलेबस नोट करना तो कर लो. अगर मेरी तरफ से कंप्लीट नहीं भी हुआ तो आप तो एटलीस्ट पढ़ना है इस टॉपिक को. ये 4 टॉपिक्स आप प्लीज पढ़ो. दिस कम्स अंडर मॉडर्न फिजिक्स. ठीक है, आज चलो पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक है ड्यूअल नेचर. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फर्स्ट हेडिंग आप पुट कर सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. पुट द हेडिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक्स में भी है, पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रॉन फोटोन. तो चैप्टर में आपने पूरा ये टॉपिक पढ़ा रहेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन कौन सी पॉइंट्स याद रखनी चाहिए मैं अभी बता देता हूं. सबसे पहले आप ये याद रखो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो दो चार फॉर्मूलाज हैं वो मैं पहले बता देता हूं. द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, it's h nu minus work function. W is a work function, h nu minus work function. Work function, W is a work function, is given by h into nu naught.
ये जो न्यू नॉट है, इट्स अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है. W is a work function and this is a threshold frequency. ये जो W मैंने बताया और ये जो threshold frequency बताया, ये दोनों चीज है, they depends on metal. मतलब अलग अलग मेटल्स के लिए वर्क फंक्शन और न्यू नॉट दोनों अलग अलग होता है. These two depends on metal. तो ये W का मैंने फॉर्मूला बता दिया. K max is given by E into stopping potential. E into V naught. It's a formula for K max. ये जो V naught दिख रहा है, V naught is a stopping potential. Next एक formula, ये तो आपको पता है, that energy of a photon, it is given by hc by lambda. Energy of a photon, it's given by hc by lambda. अगर hc का value, if the value of hc, if I use 12,400, अगर hc का वैल्यू मैं ये डाल दूं 12,400, इट्स अ वैल्यू ऑफ hc. लैम्बडा हम लोग एंगस्ट्रॉम में रखेंगे, स्ट्रिक्टली लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में रखना, नो नीड टू कन्वर्ट इन मीटर. इफ यू कीप लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम, hc इफ यू पुट 12,400, तो ये जो एनर्जी है इट विल ऑटोमेटिकली कम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ये एनर्जी जूल्स में नहीं आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आएगी. ये भी एक फॉर्मूला है. स्टूडेंट, अब इसमें से अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप बोलो, आई विल एक्सप्लेन दैट. इसमें ऐसी कोई पॉइंट है जो नहीं समझ में आ रही है एंड यू वांट एक्सप्लेनेशन, तो टेल मी. ये पहले आप नोट कर लो सारे पॉइंट्स, सब काम किए हैं. दीज आर रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसमें अगर कोई ऐसी फॉर्मूला है जो आपने नहीं देखी है या देखी है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं पता उसका, या रीजनिंग नहीं पता इस फॉर्मूला का कैसे आया, यू कैन टेल मी, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. एनी डाउट इन दिस फॉर्मूला स्टूडेंट्स? कोई डाउट है स्टूडेंट्स? सारी फॉर्मुलास आती है आपको, ये सब पता है फॉर्मुलास? ठीक है, कोई डाउट नहीं आ रहा है. लास्ट टाइम आई एम आस्किंग, अगर कुछ कंफ्यूजन है इन फॉर्मुलास में, ऐसी कोई न्यू फॉर्मूला है जो आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, प्लीज टेल मी. या कोई डाउट नहीं है? ठीक है. These are the formulas that you must remember from photoelectric effect. ठीक है, अब आप कोई डाउट नहीं पूछ रहे हैं, राइट? ठीक है, तो मैं इस पे एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं. लेट्स सॉल्व वन न्यूमेरिकल ऑन दिस फॉर्मुलास. ठीक है, राइट ऑन द क्वेश्चन ऑन दिस फॉर्मुलास. एक न्यूमेरिकल लिखो. राइट ऑन. A metal is illuminated. A metal is illuminated with light. A metal is illuminated with light of wavelength lambda 1 and then lambda 2. A metal is illuminated with a light of wavelength lambda 1 and then lambda 2. Full stop. The maximum Ke, the maximum kinetic energy of emitted electrons, the maximum kinetic energy of emitted electrons in the two cases, the maximum kinetic energy of electrons in the two cases is E1 and E2. kinetic energy को denote करना है E1 and E2. Full stop. Find the work function of the metal. Find the work function of the metal. यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. You have to find work done and it's a MCQ. You have to have 4 options. ये 4 options मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, but you can start the question.
स्टूडेंट दीज आर द 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से एक आंसर होगा। सी दिस 4 ऑप्शंस। ट्राई करो ये क्वेश्चन एंड यू हैव टू फाइंड वर्क फंक्शन। दीज आर द 4 ऑप्शंस। Try this question. सर डी आंसर। क्या आंसर आया? डी। क्या नाम है आपका? विवेक शुक्ला। ओके ठीक है, राइट है कि नहीं मैं बताता हूँ। हाँ वेट फॉर अ मिनट। या बाकी स्टूडेंट्स क्या आंसर आ रहा है आप टाइप करके भेजो या तो माइक ऑन करके बताओ। चारों ऑप्शन स्क्रीन पे देखो, देखो कौन सा आ रहा है सर। सर डी आ रहा है। क्या आ रहा है? डी डी। 4th ऑप्शन। हाँ 4th ऑप्शन। ठीक है ठीक है, साक्षी नाम है ना आपका? हाँ ठीक है माइक ऑफ करो। हाँ स्टूडेंट्स आंसर आ रहा है? इट्स करेक्ट आंसर इज डी। ये आंसर करेक्ट आएगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत ट्राई मार रहा है इसको करने का लेकिन नहीं हो रहा है तो आप पूछ सकते हो, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, बाकी नहीं तो ये आपको करना है क्योंकि आपने कोई डाउट नहीं पूछा, मतलब ये फॉर्मुलास आपको आती है ऑलरेडी, सो आपको ये करना चाहिए खुद क्वेश्चन। ये डी ऑप्शन है स्टूडेंट्स, देखो आ रहा है कि नहीं। फिनिश इट फास्ट। ठीक है, तो फोटोएटिक इफेक्ट में आपने ये सारी फॉर्मुलास आपको पता होनी चाहिए। रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑल्सो। ठीक है ठीक है, अगर ये फॉर्मुलास आपको आती है देन यू कैन इजीली डू द क्वेश्चन। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फोटोएटिक इफेक्ट आपके लिए इजी है, कर लिया आपने। ठीक है, मैं आज एक और टॉपिक करा देता हूं, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ये भी ड्यूअल नेचर में ही आता है, ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स एंड वेव्स उसमें आता है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आप लोगों को पता होगा क्या होता है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली एवरी पार्टिकल और अ वेव हैव अ ड्यूअल नेचर। अगर कोई पार्टिकल है तो वो वेव भी बन सकता है और अगर कोई वेव है तो वो पार्टिकल भी बन सकती है। एवरीथिंग इन द नेचर हैज अ एवरीथिंग इन अवर नेचर हैज ड्यूअल नेचर। पार्टिकल और वेव दोनों होते हैं, कोई भी पार्टिकल को वेव अज्यूम किया जा सकता है और कोई भी वेव को पार्टिकल भी अज्यूम किया जा सकता है। यू माइट हैव सीन दिस फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला है जो आपने जरूर देखा होगा। इसके अलावा जो और फॉर्मूलाज हैं रिलेटेड टू डी ब्रॉगली वो भी मैं आपको एनलिस्ट कर देता हूं एंड देन वी विल डू सेम। अगर आप डाउट पूछेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेट्स सी सम मोर फॉर्मूलाज रिलेटेड टू दिस। लैम्बडा इक्वल h by p। इसमें p क्या है आपको अच्छे से मालूम होगा, राइट? लेट मी चेक। अखिल शैडो 306, ये जिसका आईडी है अखिल शैडो 306, माइक ऑन करो बेटा। अखिल शैडो 306 जिसका आईडी है ये, माइक ऑन कर। अखिल आप ये बताओ। हाँ सर। इस फॉर्मूला में ये पी क्या होता है, कुछ पता है आपको? डी ब्रॉगली फॉर्मूला, ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, इसमें पी क्या होता है कुछ पता है आपको? व्हाट इज दिस पी?
पता है क्या? जल्दी बोलो। नहीं सर। ठीक है, शायद मतलब ठीक है, अभी न्यू टॉपिक है, मैं बता दूंगा। मेलिस लॉ बताओ, मेलिस लॉ की फॉर्मूला क्या थी? व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ एमर्जिंग लाइट? मेलिस लॉ बताओ, मेलिस लॉ जल्दी आएगा, जल्दी बताओ, टाइम कम है। मेलिस लॉ आएगा, मेलिस लॉ, पोलराइजेशन वाला टॉपिक, उसमें इंटेंसिटी, मेलिस लॉ की फॉर्मूला क्या बनी थी मेलिस लॉ में? जल्दी बोल, आएगा? हाँ सर, बोलो। बोल। The law states that the intensity of a beam of a plane polarized light after passing through a rotatable polarizer, whereas as the square of the cosine of angle through which the polarizer is rotated from the position that gives maximum intensity. ओहो, कौन सी बुक से पढ़ रहे हो बेटा? सर मेरे पास एक गाइड है इससे। अच्छा, एग्जाम में लेके जाओगे ये? नहीं सर। अच्छा, एग्जाम में ये मिलेगी नहीं, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? मेलिस लॉ अपने साथ रखना पड़ेगा ना, और मैंने हाँ आज सर। वही करा था। आज जो मैंने बताया वो बता, फॉर्मूला आती है? मेलिस फॉर्मूला। जो मैंने फॉर्मूला आज बताई मेलिस लॉ की, वो बता, आती है क्या? नहीं सर, फॉर्मूला नहीं आता, लॉ ही आता है बस, लॉ ऑफ हाइट। आज जो मैंने फॉर्मूला डिस्कस की लेक्चर में, ध्यान था आपका? ठीक है, हाँ ठीक है। आपको क्या लगता है, मैं आपको देख नहीं पाऊंगा तो सर को पता थोड़ी चलेगा हम ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? क्या पता चलेगा सर को? ठीक है, आपका नाम मैं एमबीसी सर को फॉरवर्ड कर देता हूँ, वो आपसे बात कर लेंगे। ठीक है, चलो माइक ऑफ कर। ठीक है स्टूडेंट्स, लैम्बडा इक्वल्स h बाय p, ये फॉर्मूला आपने जरूर देखी होगी, इट इज कॉल्ड डी ब्रॉगली फॉर्मूला। इसमें p जो है, डेफिनेटली इट्स अ लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल। p is a linear momentum of the particles ना, p लीनियर मोमेंटम है। सो देखो अगले स्टेप में p को मैं लिख सकता हूँ मास इनटू वेलोसिटी। p को लिखा मैंने मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। यू नो दैट लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, वो लिख दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, p इज अ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी of a particle. This is a linear momentum of a particle. It is given by root of 2m into kinetic energy of the particle. ये फॉर्मूला आपको पता होगी। तो अगर ये फॉर्मूला मैं यूज करूं तो लैम्बडा इज गिवन बाय h अपॉन p। p को मैं ऐसा लिख सकता हूं, so h अपॉन रूट ऑफ 2m into kinetic energy। अब kinetic energy पे आते हैं। मोमेंटम को मैंने लिखा 2m into kinetic energy, ठीक है। तो kinetic energy पे आते हैं। देखो अगर एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, there's a charge particle और and you want to find out the de Broglie wavelength of charge particle, मतलब ये फॉर्मूला आपने एक चार्ज पार्टिकल के लिए लिखा है। अगर एक चार्ज पार्टिकल है Q, इसको अगर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, there's a charge particle Q और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी। बिकॉज ऑफ द फोर्स ये मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल अप्लाई फोर्स ऑन दिस, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ये मूव करेगा, लेट्स से विद वेलोसिटी v। तो इसने जो काइनेटिक एनर्जी गेन किया, द काइनेटिक एनर्जी दैट इज गेन्ड बाय दिस पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय दिस पार्टिकल is written as E into V. V is a potential difference applied over here. V is a potential difference applied over here. जो E लिखा है, E is a charge of this particle. अगर इस पार्टिकल का चार्ज Q है तो इधर मैं QV लिखूंगा। Charge into potential difference. V is a potential difference applied on this particle. Q is a charge. Charge into potential difference. This gives you kinetic energy of this particle. So जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आएगा कि एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है इसके ऊपर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाइड है। चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, दिस गिव्स यू काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो आपने लिखा ना फॉर्मूला, इसमें काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कभी कभी लिख सकते हैं Q इंटू V। ये फॉर्मूला क्या बनेगी?
लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन रूट ऑफ 2m। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह आप ये लिख दो q इंटू v। लैम्बडा इज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ of that particle, m is a mass of that particle, q is a charge of that particle। लेकिन याद रखो ये v वेलोसिटी नहीं है, v is a potential difference applied on that particle। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला सब पहले नोट कर लो, कुछ नई फॉर्मूला मिल रही है तो नोट कर लो पहले। ठीक है, क्लियर। इसका मैं जो मैंने अभी लास्ट पॉइंट बताया उसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। सी वन एग्जांपल ऑफ दिस लास्ट पॉइंट व्हिच आई एक्सप्लेन्ड इट टू यू। ठीक है, ये देखो, सपोज यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आपने रखा है, लॉट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज केप्ट, एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये देखो, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। दिस चार्जेस विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड from positive towards negative। this is the direction of the electric field। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। this electric field is created by these charges। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। see this electron I left, electron is a negative particle, so electron definitely will be attracted by this positive side ना, इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होगा ऐसे। The electron will go like this। जैसे से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, speed of the electron will increase as it goes here। so here kinetic energy which is gained by electron, suppose electron एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, इस पॉइंट से ये पॉइंट तक गया, उसने जो kinetic energy गेन किया, it is given by charge of the electron into potential difference applied। इन दोनों प्लेट्स के बीच में सपोज पोटेंशियल डिफरेंस v है, v is a potential difference, charge of the electron e है, so this is a kinetic energy gained by electron। अभी इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, the electron is usually a particle, लेकिन अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को वेव मान लूं, if I take electron as a wave, तो इसकी wavelength भी होगी, and we need to find out wavelength of electron, de Broglie wavelength of electron। so as I told you earlier, it's given by formula h upon root of 2m into kinetic energy। kinetic energy अब ये लिख दो ev। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला आप इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हो, दिस फॉर्मूला राइटिंग फॉर इलेक्ट्रॉन, सो ये m क्या आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, e क्या आएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, और h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसमें इस फॉर्मूला में h, m और e ये तीनों कांस्टेंट्स हैं। हमें h की वैल्यू पता है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होगी, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी वैल्यू भी पता है हमें, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी वैल्यू भी पता है। अगर हम लोग h, m, e और ये 2 इन सबको ही वैल्यूज डाल दें यहाँ पे और सॉल्व करें, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बनती है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 12.27 अपॉन रूट v। ये फॉर्मूला हमने देखी होगी, एंगस्ट्रॉम। ये 12.27 इज द वैल्यू ऑफ h, m, e, 2। इन सबको सॉल्व करके h, m, e और 2 इन सबको सॉल्व करके 12.27 आता है। ये v मैंने एज इट इज रखा है। ये फॉर्मूला हमने देखी होगी। ये फॉर्मूला तभी लगानी है जब इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। इट्स अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। v is a potential difference applied over here। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो, देखी होगी आपने, आई एम थिंक ये फॉर्मूला। लेकिन एग्जाम में ये फॉर्मूला बहुत फेमस है, टेक्स्ट बुक में भी आपको मिल जाएगी। अगर एग्जाम में नीट वगैरह या जेई में अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन पूछ ले, प्रोटॉन मतलब यहाँ पे हमने सपोज इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज किया, प्रोटॉन रिलीज किया, प्रोटॉन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। अगर प्रोटॉन की बात करें तो ये फॉर्मूला में h, m will become mass of proton, e will become charge of proton। प्रोटॉन का मास अलग होता है इलेक्ट्रॉन से, तो प्रोटॉन के लिए ये टर्म अलग आएगा। फॉर प्रोटॉन दिस टर्म इज कमिंग 0.286, ये टर्म आएगा 0.286 डिवाइड बाय रूट ऑफ v। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन पूछ लिया। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड डी ब्रॉगली फॉर्मूलास। ठीक है,
एक फॉर्मूला और है डी ब्रॉगली में, दैट फॉर्मूला आल्सो आई एम टेलिंग, वन मोर फॉर्मूला रिलेटेड टू डी ब्रॉगली। देखो सपोज ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इट्स अ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट ऑर्बिट में आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन। तो एक इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे घूमता है फर्स्ट ऑर्बिट में। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग वेव भी मान सकते हैं, वी कैन कंसिडर दिस इलेक्ट्रॉन एज अ वेव, ड्यूअल नेचर। तो इलेक्ट्रॉन वेव है ऐसे, ठीक है, वी कैन टेक दिस इलेक्ट्रॉन एज अ वेव। लेकिन डी ब्रॉगली ने ये बताया था कि जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे लोगे वेव, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, सपोज ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एक कंप्लीट वेव बनाएगा, इट विल मेक अ कंप्लीट वेव, ऐसे कंप्लीट वेव बनाएगा स्टूडेंट्स। मतलब ये देखो ये एक वेव हो गया, दिस इज सी दिस इज वन वेव, ये दूसरा वेव, ये तीसरा वेव, ऐसा कंप्लीट वेव्स बनाएगा। दिस इज वन वेव, ध्यान से देखो, ऐसा ये दूसरा वेव, ये देखो, और ये तीसरा वेव, ऐसे कंप्लीट वेव्स बनेगी, इनकम्प्लीट वेव्स नहीं बनेगी। डी ब्रॉगली ने बताया था। अब देखो एक वेव की जो लेंथ होती है लैम्बडा होती है, लैम्बडा इज अ वेव लेंथ ऑफ दिस वेव। अगर यहाँ पे 3 वेव्स हैं तो टोटल लेंथ 3 लैम्बडा हो जाएगी। इन जनरल सपोज यहाँ पे n वेव्स हैं, सो ओवरऑल इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी n लैम्बडा। लेकिन इफ यू टेक ऑल दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, इट्स n लैम्बडा, इट विल गिव यू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल, n लैम्बडा विल बी इक्वल टू 2 पाई r। ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। इसमें अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑर्बिट, डी ब्रॉगली ने बताया कि फर्स्ट ऑर्बिट में खाली एक ही वेव बनेगा। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n1 होगा, सेकेंड ऑर्बिट में ऐसी 2 वेव्स बनेंगी। अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है तो ऐसी 2 वेव्स बनेंगी, n विल बी 2। थर्ड ऑर्बिट है तो ऐसे 3 वेव्स बनेंगी, n विल बी 3। तो n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एज इफ फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 आएगा, सेकेंड ऑर्बिट के लिए n2 होगा, थर्ड ऑर्बिट के लिए n3 होगा। इट्स अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। स्टूडेंट ये फॉर्मूला याद रखो, this formula will help you in finding the de Broglie wavelength of the electron which is revolving in the orbit। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि find out the de Broglie wavelength of the electron which is revolving in the third orbit, तो इधर n3 डालेंगे। इस फॉर्मूला को हम लोग देखो, इस फॉर्मूला का मैं एक और पॉइंट बता देता हूँ। लैम्बडा को आप h by p लिख सकते हो। दिस लैम्बडा आई रिटन एज h by p into n equal to 2 pi r। P जो है, P इज अ लीनियर मोमेंटम, इसको आप mv लिख सकते हो। P को mv लिखो, 2 पाई r। mv को इधर पास करो, 2 पाई को mv और 2 पाई को इंटरचेंज करो, तो आपको मिलेगा nh अपॉन 2 पाई इक्वल mvr। स्टूडेंट ये आपने फॉर्मूला देखी है, इट्स अ बोर्स पोस्टुलेट, mvr दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ये बोर का पोस्टुलेट है, तो ये भी प्रूफ हो गया इस फॉर्मूला से। सी So student ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना, लैम्बडा इज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द nth ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, वो n का वैल्यू डाल देना, उस हिसाब से ये आ जाएगी। These are the formulas that you have to remember for de Broglie। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूलास अगर लिखना है तो लिख लो। ओके एंड मैं यहाँ पे देख रहा हूँ काफी स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ बैठे हैं नाम के लिए, those are not really attending, but I will also like to mention कि कुछ स्टूडेंट हैं जो ध्यान से सुन रहे हैं लेक्चर्स, they want to do physics right now। so आपके में जो स्टूडेंट ध्यान से सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं, फिजिक्स का जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्टी है ना बेटा, आप सर के थ्रू पूछो, मैं उस पर लेक्चर ले लूंगा। आप जो भी टॉपिक आपकी डिफिकल्टी आप पूछ लो, जो भी न्यूमेरिकल है यू कैन सेंड देम, आई विल सॉल्व इट फॉर यू। ठीक है, और अगली बार मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा। वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन डी ब्रॉगली नेक्स्ट टाइम, उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक्स पे जाएंगे। वी विल फिनिश मॉडर्न फिजिक्स इन द कमिंग लेक्चर्स। ठीक है, अभी यहाँ तो कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इज देयर एनी डाउट इन दिस टॉपिक्स, यू कैन टेल मी। डायग्राम भी बना लो चाहिए तो, यहाँ पे ऐसे n वेव्स बनेंगी अगर ये nth ऑर्बिट है तो।